नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि हम लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। और आपको इसमें क्लास 12 का बायोलॉजी पुष्पीय पादप में लैंगिक प्रजनन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताए जा रहे हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग। पुष्पीय पादप का जो मादा जनन अंग होता है, आज उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर या अंडप कहलाता है। जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है उसे स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। यह एक या एक से अधिक अंडप मिलकर जयांग बनाते हैं। एक से अधिक अंडप मिलकर जयांग बनाते हैं। और उसके बाद में क्या है, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं अंडाशय मतलब स्त्री केसर के। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्ती, यह एक पहला वाला होता है वर्तिकाग्र, और दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। तो पहले हम चित्र के सहायता से समझें कि वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडाशय क्या होता है। तो चित्र बना रहे हैं। तो जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। पहला वाला भाग जो ऊपर वाला होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और वह जो नीचे वाला मध्य वाला भाग होता है दूसरे नंबर पे, इसे कहते हैं वर्तिका। और जो नीचे वाला भाग होता है गोल मटोल सा, इसे कहते हैं अंडाशय। अब क्या है, वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है? जो ऊपर वाला भाग है उसका काम क्या होता है, आखिरकार वह स्त्री केसर में किस लिए उपस्थित होता है, तो उसका कार्य हम पढ़ेंगे। यह सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब पहला वाला भाग होता है तो ऊपरी भाग हुआ। और उसके बाद में जो चिपचिपा होता है, यह चिपचिपा होता किसी भी पदार्थ को चिपका लेगा अपने पास। इसका मुख्य कार्य परागकणों को प्राप्त करना है। यह क्या करता है, जो दूसरा पुष्प होता है उनसे जो भी परागकण आएगा, दूसरा पुष्प जान यह स्त्री केसर मादा जनन अंग और यह है नर जनन अंग। तो इससे जो भी परागकण बनेंगे, इसमें जो भी परागकण बनेगा वह यहाँ पर आएगा परागकण, तो यह क्या करेगा, अपने पास चिपका लेगा। वर्तिकाग्र, इसका यही काम होता है कि यह परागकण को अपने पास चिपका लेता है। और उसके बाद में क्या करता है, उन्हें अपने पास चिपकाए रखता है। जब मतलब निषेचन की ज़रूरत होती है तब उसे वर्तिका के पास लाके छोड़ देता है। अब उसके बाद में दूसरा हेडिंग क्या है, वर्तिका। वर्तिका का काम क्या होता है, किस लिए होता है? वर्तिका एक लंबी पतली और नलिका जैसी संरचना होती है। ये देखो, लंबी है और प्लस पतली भी है, लंबी पतली होती है। और उसका क्या काम होता है, ये वर्तिकाग्र और अंडाशय को आपस में जोड़ती है। जो ऊपर वाला भाग है और अंडाशय नीचे वाला भाग है, उन दोनों को आपस में जोड़ रही है। देखो पतली डंठल है। और यह पराग नलिका इसी के माध्यम से नीचे जाती है। अब जो यह आया है परागकण, ये जब आएगा मतलब अंडाशय में, तो एक पराग नलिका का निर्माण करेगी। इसका मुख्य काम यह होता है कि इसी के अंदर से पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। वर्तिका में ही पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय का काम क्या होता है, ये आधार का फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है। इसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। अब जब यहाँ से मतलब युग्मक आएंगे परागकण, तो यहाँ पर बीजांड भी उपस्थित होगा, जो बीज होगा यहाँ पर उपस्थित होगा। और उसके बाद में निषेचन के बाद यही अंडाशय फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है यह फल में बदल जाता है, और जो बीज होता है वह बीज में बदल जाता है।
तो इतना आशा करती हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, बीजांड की आंतरिक संरचना। बीजांड की मतलब अंदर वाला संरचना क्या है, जो यहाँ पर हम बीजांड पढ़े हैं इसकी अंदर का संरचना पढ़ेंगे। तो बीजांड की आंतरिक संरचना, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, आपको पता चल गया होगा अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। और उसके बाद में क्या काम होता है, इसके मुख्य भाग होते हैं, इसके मतलब बहुत ज़्यादा भाग होते हैं। बीजांड एक बहुत बड़ी और मुख्य संरचना होती है। इसके अंदर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। बीजांड के अंदर एक भ्रूण कोश भी उपस्थित होता है और भ्रूण के कोश के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब आप सब भ्रूण कोश पहले समझे, मतलब भ्रूण कोश क्या होता है। ये आपको जो ऐसे मतलब एक ऐसे होता है गोला सा, इसे कहेंगे भ्रूण कोश, पूरे हिस्से को भ्रूण कोश। और उसके बाद कोश कहेंगे, भ्रूण कोश, सॉरी भ्रूण कोश कहेंगे। और उसके बाद में इस भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको इसमें 7 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसके अंदर दिख रहा होगा चित्र आपको, 1 2 3, ये जो छोटा छोटा बिंदी बना रहे इसे केंद्रक कहेंगे। तो एक केंद्रक यहाँ पर है, एक केंद्रक यहाँ पर, एक केंद्रक यहाँ, और यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ 3, तो 7 केंद्रक। देखो यहाँ पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। यहाँ पर 2 केंद्रक होता है, यहाँ पर 2 केंद्रक होता है, प्लस यहाँ पर एक केंद्रक, तो हो गया 6 और 6 2 8 हो गया। तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। देखो यहाँ पर 1 कोशिका 2 3 और यहाँ पर 3 6 हो गए, एक 7 कोशिकीय होता है भ्रूण कोश। मतलब भ्रूण कोश क्या होता है, ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। उसके अंदर अब देखो इसका नाम क्या है, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय है इनका नाम क्या है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और इसके बाद में जो ऊपर वाला भाग है इसे कहेंगे अंड कोशिका। और यह जो है इसे कहेंगे केंद्रकीय कोशिका। और ये जो तीनों कोशिका है इस तीनों को कहेंगे प्रतिमुख कोशिका। तो अंड उपकरण क्या होता है इसके बारे में पहले समझो। यह अंड उपकरण मतलब क्या है, यह बीजांड दौरी की तरफ पाए जाने वाला 3 कोशिकाओं का समूह होता है। 3 कोशिका इसे कहते, जो तीनों है ना इसे कहते हैं अंड उपकरण। और इस अंड उपकरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है 2 सहायक कोशिका, एक होता है अंड कोशिका। तो सहायक कोशिका इन दोनों को कहेंगे और अंड कोशिका इसको कहेंगे। और प्रतिमुख यानी भाग की सीधे पर 3 कोशिका है। ये जो तीनों कोशिका दिख रहा है प्रतिमुख कोशिका है। और केंद्रकीय कोशिका क्या है, ये 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। देखो उसमें 2 केंद्रक हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और उसके बाद में एक कोशिका होती है, ये 2 केंद्रकीय 1 कोशिका का भाग होता है। इसमें देखो 1 कोशिका और 2 केंद्रक हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है। देखो कोशिका में सबसे बड़ा है इसीलिए केंद्रक कोशिका कहेंगे। तो आशा करती हूँ को आप सबको यह मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लस शेयर भी कर दें ताकि हमारा भी हेल्प हो सके। और कल का टॉपिक भी पढ़ाएंगे अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।